हेलो, नमस्कार। सर्वोदय आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज से एक नए कक्षा की शुरुआत करने जा रहा हूं, जिसमें सीसेट का संपूर्ण पाठ्यक्रम मैं इस चैनल पर अपलोड करूंगा। तो सबसे पहले सीसेट का पाठ्यक्रम क्या है, यूपीएससी ने किस किस शब्दों का इस्तेमाल किया है, हमें वो देखना है। फिर हमें सीसेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से यह पता चलता है कि किस किस टॉपिक को ज़्यादा प्राथमिकता के साथ हमें पढ़ना चाहिए। हम आगे के पेजों में आपको यह स्पष्ट दिखाएंगे कि किन किन टॉपिक को ज़्यादा प्राथमिकता पे रखना है, किन टॉपिकों से लगातार प्रश्न आ रहे हैं, किन टॉपिक की महत्ता लगातार बढ़ रही है। ये सब हम आने वाले कुछ समय में वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले यूपीएससी के द्वारा दिया गया पाठ्यक्रम, जो यूपीएससी ने सीसेट से संबंधित पाठ्यक्रम दिया है, वह इस प्रकार है। उन्होंने पहला टॉपिक बोधगम्यता लिखा है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद कम्प्रीहेंशन के रूप में किया गया। साधारण बोलचाल की भाषा में अगर हम कहे तो जब हम लोग बचपन में पैसेज या गद्यांश सॉल्व करते थे, उसी को कम्प्रीहेंशन कहा जाता है। थोड़ा सा हटकर इस पर क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ अलग रहता है, वो आगे मैं और इसे अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। दूसरा टॉपिक यूपीएससी के द्वारा लिखा गया है संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तिक कौशल। इंग्लिश अनुवाद है इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। 2011 में जब सीसेट का पाठ्यक्रम जीएस प्रीलिम्स के स्तर पर जीएस के साथ साथ सीसेट का पाठ्यक्रम जब लाया गया, तो 2011, 12, 13, 14, 15 तक ये जो दूसरे नंबर का टॉपिक है इंटरपर्सनल स्किल्स और इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, और इस टॉपिक से यूपीएससी 2015 तक प्रश्न पूछता था। उसके बाद 2015 से लेकर 2023 तक यूपीएससी इस टॉपिक से अब प्रश्न नहीं पूछता है। तीसरा टॉपिक तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता है। अंग्रेजी अनुवाद लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी है। इस टॉपिक की महत्ता जब सीसेट पेपर 2011 में जोड़ा गया था, उस समय इसकी महत्ता 25 से 30 क्वेश्चन आते थे। 2017-18 तक ये चलता रहा, 25-30 क्वेश्चन के लगभग आता रहा। लेकिन 2019 के बाद से लेकर 2023 तक इसमें प्रश्नों की संख्या में लगातार गिरावट हुई है। चौथा है निर्णय लेना और समस्या समाधान, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिलहाल 2018 के बाद से इससे भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछना बंद कर चुका है। पांचवा टॉपिक है समान मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी। इसमें कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो आम जनमानस यूज करते हैं, उससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट बनाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं और जो अंक देने के लिए काफ़ी उपयोगी क्वेश्चन होते हैं। छठा टॉपिक यूपीएससी ने लिखा है आधारभूत संख्यन, ब्रैकेट में लिखा है संख्याओं और उनके संबंध, विस्तार क्रम आदि। और यूपीएससी ने साफ स्पष्ट शब्दों में वर्णित किया है कि 10वीं कक्षा का लेवल होगा। पर अगर हम 2023 और 22 का पेपर का एनालिसिस करते हैं, तो हम पाते हैं कि कुछ क्वेश्चन क्लास 11th और 12th के एनसीईआरटी से आयोग ने पूछे हैं। उन प्रश्नों की संख्या ज़्यादा नहीं है, 5 से 6 प्रश्न ऐसे रहते हैं जो पूछते हैं। वैसे भी सीसेट क्वालिफाइंग नेचर का है, पर इसकी क्वालिफाइंग नेचर होने के बावजूद भी मैं स्वयं 2 बार इसमें असफल रहा हूं, और ना जाने मेरे कितने सहपाठी और ना जाने कितने यूपीएससी एस्पिरेंट इस पेपर में पास क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से जीएस में मेरे जैसे विद्यार्थी जो 90+ मार्क्स लाने के बावजूद भी इस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाता है और मेंस परीक्षा में शामिल नहीं हो पाते हैं। मैं आगे बताऊंगा कि मैंने इस पर क्यों काम किया है और मैं क्यों वीडियो बनाने के बारे में सोचा हूँ। तो
यूपीएससी आधारभूत संख्यन, संख्याओं और उनके संबंध, विस्तार क्रम आदि 10वीं कक्षा का स्तर, आंकड़ों का निर्वचन, चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि यह भी 10वीं कक्षा का स्तर का रहेगा। अगर अंग्रेजी ट्रांसलेट हम लोग पढ़े तो बेसिक न्यूमेरेसी, नंबर एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एटसेट्रा, क्लास 10th लेवल, डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसी एटसेट्रा, क्लास 10th लेवल। अब हम लोग जरा सीसेट का 2011 से लेकर 23 तक यह देखते हैं कि सीसेट पेपर का जो लेवल है वो यूपीएससी क्या करना चाह रहा है, किस हिसाब से यूपीएससी ने सीसेट पेपर का लेवल इंक्रीज किया। उससे पहले हम लोग सीसेट के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज और जान लेते हैं। सीसेट का अगर हम लोग फुल फॉर्म की बात करें तो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। हम लोग का एक पेपर 4 सामान्य अध्ययन, प्रश्न पत्र 4 इथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड से संबंधित है। एप्टीट्यूड का सिंपल सा मतलब है अभिक्षमता, और अभिक्षमता को हम लोग अगर परिभाषित करने का प्रयास करते हैं तो जो जन्मजात भी होता है और जिसे कुशल साधन के साथ अर्जित भी किया जा सकता है। तो एप्टीट्यूड अभिक्षमता, इससे सिविल सर्विसेज में सीसेट पेपर को इंक्लूड करने का जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि 2011 से पहले तोता प्रवृत्ति के लोग जो जीएस और ऑप्शनल सब्जेक्ट को रट कर क्वालिफाई कर आईएएस बन जाते थे, पर उनके पास सोचने और समझने की उतनी विस्तृत क्षमता नहीं थी, जिस वजह से आयोग को जब सुझाव दिया गया तब उन्होंने सीसेट नामक पेपर 2011 में इंक्लूड किया। चूँकि जब यह पेपर 2011 में इंक्लूड हुआ तब इस पेपर के कारण इस पेपर का मार्क्स और जीएस का मार्क्स मिलकर मेरिट का निर्धारण होता था। दोनों 200 पेपर के होते थे और दोनों पेपर मिलाकर कटअप तैयार किया जाता था और दोनों पेपर जब 400 नंबर के होते थे तो 225 से 30 नंबर कटअप जाता था। कुछ बुद्धिजीवी लोग जो आईटी और आईआईएम में पढ़ाई किए थे और जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड था और जिनका मैथ और रीजनिंग अच्छा था, वो लोग सीसेट पेपर के दम पर जीएस में 40-50 नंबर लाने के बावजूद भी क्वालिफाई कर चुके हैं। आगे मैं आपको आंकड़े दिखाऊंगा जिससे जो यूपीएससी के द्वारा वार्षिक रिपोर्ट जारी किया जाता है उससे संबंधित आंकड़े को मैंने इस पर लिखा है और मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि कैसे 2011 में जब सीसेट का पेपर यूपीएससी ने प्रीलिम्स के स्तर पर परीक्षा लेना आरंभ किया, उसके बाद हिंदी माध्यम के रिजल्ट में किस प्रकार का गिरावट आया है वो मैं एक चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। सीसेट के अंतर्गत टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या 80 रहती है। प्रत्येक प्रश्न 2.5 नंबर का रहता है, 2.5 मार्क्स का रहता है। टोटल मार्क्स अगर हम लोग 80 से 2.5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 नंबर का होता है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है अर्थात 0.83% है। क्वालिफाइंग मार्क्स 33% है। अगर इसे हम लोग क्वेश्चन में कन्वर्ट करें तो 27 क्वेश्चन आता है और अगर इसे मार्क्स में कन्वर्ट करने का प्रयास किया जाए तो 66 प्लस, कहने का मतलब ये है 67.5 मार्क्स आता है। मैं यहाँ चार्ट के माध्यम से भी दिखाने का प्रयास किया हूँ कि 2011, 12, 2013 में इसके मार्क्स 8 होते थे। 2015 जब बीजेपी गवर्नमेंट की सरकार आई उसके बाद यह मांग काफ़ी तीव्र गति से हिंदी माध्यम के लोगों के द्वारा जब तीव्र गति से विरोध किया गया तब मोदी कैबिनेट ने और संसद ने यह फैसला लिया और यूपीएससी आयोग को यह सुझाव दिया कि इस पेपर को क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया जाए। आयोग ने संसद की अनुशंसा को मानते हुए 2015 के बाद पेपर का नेचर क्वालिफाई कर दिया है। उसके बावजूद भी हम देखेंगे कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट लगातार क्यों गिरता जा रहा है। अब मैंने एक समझाने का प्रयास किया है कि जब सीसेट का पेपर यूपीएससी के द्वारा नहीं लिया जाता था और ऑप्शनल और जीएस के लेवल पर प्रीलिम्स के स्तर पर मेरिट का निर्धारण होता था तो हम देखते हैं कि 2008 में टोटल 5082 लोग हिंदी माध्यम से मेंस परीक्षा में शामिल हुए थे। मैंने यहाँ हेडिंग भी दिया है, सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हिंदी माध्यम के उम्मीदवार।
जो कि उस समय के शामिल होने वाले 42.89% लोग शामिल होते थे। 2009 में 4,839 लोगों ने मेंस की परीक्षा में पार्टिसिपेट किया था, जो कि उस टाइम 43.20% के आसपास था। 2010 में भी 4,156 लोगों ने हिंदी माध्यम से मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे, जो कि 43% 26% था। अब 2011 में जब यूपीएससी सीसेट को शामिल करता है प्रीलिम्स के स्तर पर और मेरिट का निर्धारण जीएस और सीसेट के अनुसार होने लगा, अचानक रिजल्ट में काफ़ी भयंकर गिरावट होती है और 1,682 लोग मात्र मेंस मुख्य परीक्षा में शामिल होते हैं, जो कि 14.04% है। यह आंकड़ा 2000 और लगातार अब जब 2021 तक का हमारे पास आंकड़ा है, आप देखेंगे कि 2021 में मात्र 470 लोग मुख्य परीक्षा में शामिल हो पाते हैं। 2020 में मात्र 486 लोग शामिल हो पाते हैं। यह 2011 के बाद लगातार गिरावट है। इस गिरावट में मुख्य रूप से सीसेट पेपर में पठन पाठन सामग्री का अभाव होना और 2015 के बाद जब इसे क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया गया, तब लोगों का रुचि मात्र 2 से 3 महीना के अंदर एग्जाम के 2-3 मंथ पूर्व इसे कंप्लीट करने के वजह से काफ़ी लोग इसमें पिछड़ने लगे। अब मैं आगे आपको सीसेट पेपर का लेवल दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। 2011 से लेकर 23 तक सीसेट पेपर का जो लेवल है आप देख सकते हैं, मैंने इजी, नॉर्मल, मीडियम, हार्ड और वेरी हार्ड के तौर पे रखा है। वैसे विद्यार्थी जो मैथ और रीजनिंग में काफ़ी अच्छे थे उनके लिए पेपर इजी था, और जो लोग बैकग्राउंड से थे, आर्ट्स बैकग्राउंड से थे, जिन्होंने मैथ्स और रीजनिंग से नाता तोड़ चुके थे, क्योंकि हम लोग रीजनिंग का जो सब्जेक्ट है वो 10th लेवल पे, और जो लोग बीए करने लगते हैं या उसके बाद आर्ट्स फैकल्टी से 12th करते हैं, वो लोग मैथ और रीजनिंग से नाता उन लोगों का कभी भविष्य में लग नहीं पाता है। जो साइंस बैकग्राउंड के लोग होते हैं वो मैथ और रीजनिंग से नाता उनका जुड़ाव रहता है। इसलिए देखेंगे कि 2011 के बाद रिजल्ट में हिंदी माध्यम के लोगों का भयंकर गिरावट होते हैं। 2011, 2012, 13, 14, 15 जब धीरे धीरे हम लोग जाते हैं तो देख रहे हैं कि सीसेट का पेपर काफ़ी इजी वे से, नॉर्मल से, मीडियम से होते होते हार्ड लेवल तक पहुंच चुका है। 2023 का अगर आप देखेंगे तो आप क्लियर देखेंगे कि हार्ड लेवल यहाँ से अगर हम इसे मिलाते हैं तो 2023 का पेपर हार्ड था। इसी प्रकार 2022 का भी पेपर हार्ड है। हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि 2024 का पेपर भी हार्ड ही रहेगा। हम जब सीसेट का संपूर्ण पाठ्यक्रम पर चर्चा कर रहे हैं, मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं, आप पूरे वीडियो, मैं जितना वीडियो अपलोड करूंगा, आप हर वीडियो को अच्छे से और देख लीजिएगा। मैं आगे रणनीति बताया हूं कि मैं किस प्रकार से इस पे काम करूंगा। मैं आपको इस लेवल तक तैयारी करवा दूंगा कि आप सीसेट में जो डर है वो आपकी डर समाप्त हो जाएगी और आप बहुत ही आराम से और आसानी से सीसेट का पेपर क्वालिफाई कर जाएंगे। अब सीसेट पेपर में हम लोग अगर मुख्य रूप से देखें तो यही 3 चीज़ सीसेट पेपर में पूछे जाते हैं। 2015 के बाद से मुख्यतः इन्हीं 3 सेक्टर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कंप्रीहेंशन से लगभग हर वर्ष औसतन अगर हम मान लें तो 27 से 28 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या गणित आधारभूत संख्यन से पिछले 3-4 वर्षों में क्वेश्चन की संख्या 35 से 40 हो गई है, जबकि उससे पहले 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते थे। मैंने इन्हें भी एक चार्ट के माध्यम से और एक डायग्राम के माध्यम से अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। रीजनिंग से भी पहले 25 से 30 क्वेश्चन आते थे, पर इधर पिछले 3-4 वर्षों से रीजनिंग का वेटेज, रीजनिंग का जो भारांश है उसमें भी कमी हुआ है। आप देख सकते हैं कि सीसेट में पूछे गए प्रश्नों का अगर हम लोग विषयवार गणना करें, आप देख सकते हैं कि ग्रीन रंग से मैंने कंप्रीहेंशन को दर्शाया है, रेड रंग से मैंने मैथ्स को दर्शाया है और ब्लैक रंग से मैंने रीजनिंग को दर्शाया है।
मैंने क्वेश्चन का यहाँ से क्रम लिखा है कि 5 क्वेश्चन 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 2016। अगर आप 2016 वर्ष में देखेंगे तो 2016 में 27 क्वेश्चन कम्प्रीहेंशन से पूछे गए हैं। अगर 2017 में आप आते हैं तो 30 क्वेश्चन कम्प्रीहेंशन से पूछे गए हैं। 2018 में 26 क्वेश्चन, 2019 में 30 क्वेश्चन, 2020 में 25 क्वेश्चन, 21 में 28 क्वेश्चन, 22 में 27 क्वेश्चन और 23 में 27 क्वेश्चन। आप अगर कम्प्रीहेंशन का देखेंगे कि प्रश्नों की संख्या लगभग 2016 से लेकर 23 तक एक समान है। मतलब अगर एवरेज निकालने की बात की जाए तो 27 प्रश्न औसतन कम्प्रीहेंशन सेक्टर से आ रहे हैं, जो कि लगभग 80 क्वेश्चन में अगर हम 27 क्वेश्चन बात कर लिया जाए तो लगभग 33 से 40% के बीच क्वेश्चन कम्प्रीहेंशन से आ रहे हैं। मैं आपको आगे कम्प्रीहेंशन की एक बेहतरीन रणनीति बताऊंगा। कम्प्रीहेंशन इतने अच्छे से मैं आपको जब मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा तो आपकी कम्प्रीहेंशन से डर समाप्त हो जाएगी। आप 27 क्वेश्चन में तकरीबन 20 से 22 क्वेश्चन आराम से सही कर लेंगे। मैं आगे रणनीति भी बताया हूं 2024 के लिए। आप कृपया कर वीडियो को पूरी तरीके से देखें, और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करें, ताकि उन विद्यार्थी जो 2-3 अटेम्प्ट से सीसेट की वजह से और मेंस नहीं लिख पा रहे हैं, या वैसे विद्यार्थी 2024 में जो परीक्षा पहली बार देंगे या 2025 में देने वाले हैं, उनके लिए यह वीडियो रामबाण की तरह काम करेगा। कृपया कर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। मैं भी चूँकि एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, मैं भी अगले वर्ष एग्ज़ाम दे रहा हूँ। मैं भी 3 अटेम्प्ट एग्ज़ाम दे चुका हूँ। मैं भी किसी भी स्तर पर प्रीलिम्स नहीं निकाल पाया हूँ, जिसमें से 2 बार मैं सीसेट की वजह से रह गया था। मैं अपनी कहानी आपको फिर कभी बताऊँगा आने वाले वीडियो में। इसके बाद अगर हम लोग मैथ्स की बात करें तो मैथ्स से 2016 में 28 क्वेश्चन पूछा गया है, 2017 में 26 क्वेश्चन पूछा गया है। पर जैसे जैसे हम लोग 2020 की ओर आते हैं, देखते हैं मैथ्स से क्वेश्चन की संख्या लगातार बढ़ती हुई 37 क्वेश्चन पे जा पहुंची है। 2021 में 34 क्वेश्चन, 2022 में 35 क्वेश्चन और 2023 में 38 क्वेश्चन तक मैथ्स से आ रहे हैं। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, 2017 में 24 क्वेश्चन, 18 में 24 क्वेश्चन, 19 में 26 क्वेश्चन, 20 में 18 क्वेश्चन। आप देखेंगे कि 19 तक पेपर बैलेंस आता था। बैलेंस कहने का मतलब है कि तीनों सेगमेंट में यूपीएससी क्वेश्चन का संख्या लगभग बराबर रखता था, जिस वजह से लोग किन्हीं 2 पेपर मैथ रीजनिंग वाले विद्यार्थी कम्प्रीहेंशन को छोड़कर चले जाते थे और इन्हीं के दम पे वो सीसेट क्वालिफाई कर जाते थे। कुछ लोग मैथ्स और कम्प्रीहेंशन पे वरीयता देकर रीजनिंग को छोड़कर चले जाते थे, वो पेपर क्वालिफाई कर जाते थे। कुछ लोग रीजनिंग और कम्प्रीहेंशन को वरीयता देकर पेपर सॉल्व कर सीसेट क्वालिफाई कर जाते थे। पर अब रणनीति में परिवर्तन की आवश्यकता है। अब तीनों सेगमेंट का महत्व और रीजनिंग का महत्व आप देखेंगे कि लगातार घटते घटते 15 क्वेश्चन पे आ चुका है, जिस वजह से अब आपको तीनों पेपर में पकड़ अच्छी रखनी पड़ेगी। इतनी अच्छी पकड़ मैं आपको करवा दूंगा अपने वीडियो के माध्यम से कि आप सीसेट का पेपर आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। अब मैं एक एक करके हर टॉपिक वाइज जब देखता हूं कि सीसेट के अंतर्गत मैथ का पाठ्यक्रम एवं प्रश्नों की संख्या मुझे देखने का प्रयास कर रहा हूं, तो सिलेबस ऑफ मैथ ये यूपीएससी के द्वारा लिखा हुआ नहीं गया है। यूपीएससी ने बस पेपर में आधारभूत संख्याएं, उनके संबंध, विस्तार, क्रम आदि, दक्षिणी स्तर का स्तर, आंकड़ों का निर्वचन, चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि, 10वीं कक्षा का स्तर और समान मानसिक योग्यता, इतना ही अपने सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। अब हम लोग सिलेबस को विस्तार से देखने का प्रयास करते हैं। ये जो आप स्टार मार्क्स देख रहे हैं, जहाँ पे 5 स्टार है, वो टॉपिक से यूपीएससी लगातार प्रश्न पूछ रहा है। जहाँ पे 3 स्टार है, उससे एक आध वर्ष यूपीएससी ने कभी कभी प्रश्न छोड़ दिए हैं, या तो और जहाँ पे 2 स्टार देख रहे हैं, वो 4-5 वर्षों में कभी कभी एक आध बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हम लोग सीसेट के अंतर्गत मैथ का पाठ्यक्रम हम लोग देख रहे हैं।
प्रश्नों की संख्या भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, किस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न आए हैं। सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर वर्ष क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको 2023 में 23 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ नंबर सिस्टम से पूछे गए हैं। 2022 में इससे लगभग 15 से 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नंबर सिस्टम वर्तमान सीसेट पेपर के लिए कितना प्रासंगिक और कितना महत्वपूर्ण हो चुका है। परसेंटेज दूसरा टॉपिक है जिसे हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। यह क्लास पूरी तरीके से बाइलिंगुअल होगी। मैं क्वेश्चन जो भी लिखूंगा वो मैथ और मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में लिखूंगा। हमारी बोलचाल की भाषा सामान्यतः हिंदी रहेगी और कहीं कहीं मैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज का इस्तेमाल करूंगा। इसलिए यह वीडियो हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के साथ साथ इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए भी अति महत्वपूर्ण हो जाती है। अतः आप इस वीडियो को इंग्लिश और हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के बीच शेयर कर दीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि से सामान्यतः क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कभी कभी एक आध वर्ष यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछता है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। मैंने ये जो क्रम रखा है, इसी क्रम में आपको मैं सारा सिलेबस कंप्लीट करवाऊँगा। जब मैं आपको परसेंटेज कंप्लीट कराऊँगा तो परसेंटेज जब आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और डिस्काउंट, ये टॉपिक आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक है। और जब मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा और मैं इंटरलिंक करके एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा। जैसे अगर आप उदाहरण के तौर पर समझना चाहें तो परसेंटेज प्रतिशत होता है। हम लोग किसी भी चीज़ का प्रतिशत, जैसे अगर कोई व्यक्ति कहे कि 100 का 30% निकालें तो हम लोग सिंपल सा निकाल लेते हैं कि 30 रुपया हुआ है। अगर अब मैं परसेंटेज को प्रॉफिट एंड लॉस में अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन आता है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीदता है और वह उसे 30% के लाभ पर बेचता है, तो दुकानदार ने वस्तु का विक्रय मूल्य याद करें। मुझे यहाँ पे 500 रुपया मैंने कहा है और 30% प्रॉफिट का है, तो 500 का 30% 150 रुपया हो जाएगा, जिस हिसाब से वस्तु का विक्रय मूल्य 650 रुपया हो जाएगा। तो मैं आपको यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो ये 30% है, ये परसेंटेज ये प्रॉफिट एंड लॉस के साथ जुड़ चुका है। इसी तरह सिंपल इंटरेस्ट है। मैं क्वेश्चन समझाता हूँ कि एक व्यक्ति श्री नरेंद्र मोदी जी ने 10,000 रुपये स्विस बैंक में 30% वार्षिक के दर से जमा कर दिए, तो अगले 15 वर्षों के बाद उनका ब्याज क्या होगा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे भी परसेंटेज का जिक्र किया है। तो मैं आपको इंटरलिंक करके पढ़ा दूंगा, और जब इंटरलिंक करके पढ़ाऊंगा और मैं क्वेश्चन इस प्रकार से क्रिएट करूंगा, मतलब मैं क्वेश्चन क्रिएट करने का मतलब मैं ऐसे ऐसे नामों का इस्तेमाल करूंगा कि आपको जीएस भी रिवीजन हो जाएगा साथ ही साथ, और आप अच्छे तरीके से मैथ और रीजनिंग को आसानी से समझ लेंगे। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट, एलसीएम एचसीएफ जब मैं आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा, इससे भी लगातार प्रश्न है। तो टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, ये दोनों इसके एप्लीकेशन के तौर पे काम आ जाएंगे। जब मैं आपको एवरेज अच्छे से कंप्लीट कर दूंगा तो एज रिलेटेड क्वेश्चन इससे आसानी से संबंधित हो जाएंगे। जब मैं आपको मिक्सचर और एलिगेशन अच्छे से बता दूंगा तो रेशियो और प्रोपोर्शन आपस में इंटरलिंक है, पार्टनरशिप इससे आपस में लिंक है। और जब मैं आपको टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी अच्छे से बता दूंगा तो आपको प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स और बोट एंड स्टीम, रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न और नाव और धारा, ये सब आपस में इंटरलिंक है। तो मैं आपको मैथ के टॉपिक पे इंटरलिंक करके पढ़ाऊंगा। जिस प्रकार आप जीएस के हर टॉपिक इंटरलिंक करके पढ़ते हैं, वैसे ही मैं आपको मैथ्स के सारे टॉपिक इंटरलिंक करके पढ़ाऊंगा। आपको पढ़ने में बेहद ही मज़ा आएगा, और ऐसा आज तक आपने जीवन में कभी भी मैथ नहीं पढ़ा होगा, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। अब आप देख रहे हैं मेंसुरेशन 2D और 3D से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस से कभी कभार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए मैं इसके थोड़े से बेसिक कंसेप्ट भी आपको समझा दूंगा। सिंप्लीफिकेशन, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये दोनों आपस में एक दूसरे से लिंक है। जब आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी आपको समझना बेहद आसान हो जाएगा। और इस वर्ष इन दोनों से लगातार प्रश्नों की संख्या धीरे धीरे यूपीएससी बढ़ा रहा है, और इन्हीं दोनों टॉपिकों को लेकर 2023 में लोगों का और यूपीएससी एस्पिरेंट का गुस्सा है कि यह 11th क्लास के एनसीईआरटी से है।
चूँकि मेरा मैथ बैकग्राउंड है और मैंने मैथमेटिक्स ऑनर्स किया है और मुझे मैथ पढ़ना और पढ़ाना शुरू से अच्छा लगता है। मैंने 11th और 12th क्लास के भी विद्यार्थियों को पढ़ाया है। ग्रेजुएशन में भी मैंने कुछ दोस्तों को पढ़ाया है और जब मैं 10th लेवल पे था उस समय भी मैंने पढ़ाया है और सीसेट भी मैं कई दफ़ा अपने कुछ दोस्तों को मैथ पढ़ा चुका हूँ। इस वजह से मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं आपको मैथ के हर टॉपिक बहुत ही अच्छे से और सरल तरीके से बताऊँगा। उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई कुछ नहीं है, बेसिकली आप जो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सब जो टॉपिक पढ़ेंगे इन्हीं का एक छोटा सा रूप, मतलब एक बृहद रूप है जो हम ग्राफ और चार्ट के माध्यम से उसे हल करना पड़ता है। रेस एंड गेम्स, दौड़ तथा खेल, यूपीएससी लगातार तो नहीं लेकिन 1-2 वर्ष छोड़कर इससे भी प्रश्न लगातार पूछ रहा है। उसके बाद फ्रैक्शन, इंडिकेट्स एंड स्कर्ट्स, घातांक एवं कन्नी, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर, इससे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है। और कुछ मिसलिनियस टॉपिक, मिसलिनियस कहने का मतलब है कि अपवाद नहीं, ये मिश्रित टॉपिक होते हैं जहाँ पे 2-3 कंसेप्ट अप्लाइड एक साथ होते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे क्या किया हूँ कि 2016 से लेकर 2023 तक प्रश्नों की संख्या हर टॉपिक वाइज मैंने लिखने का प्रयास किया है। जैसे आप नंबर सिस्टम से देखेंगे तो 2023 में 24 प्रश्न थे, 2022 में 15 प्रश्न हैं, 2021 में 13, 20 में 18। तो आप देखेंगे कि नंबर सिस्टम की महत्ता लगातार बढ़ रही है और इसी के आधार पर मैंने जब नंबर सिस्टम को यहाँ पे लिखा तो उसे मैंने 5 स्टार इसलिए प्रदान किया क्योंकि इस टॉपिक से लगातार प्रश्न आ रहे। परसेंटेज को भी मैंने 5 स्टार इसलिए दिया है क्योंकि परसेंटेज से भी आप देखेंगे तो 2017 से 23 तक लगातार क्वेश्चन है। 16 का मेरे पास क्वेश्चन पेपर नहीं था इसलिए मैंने आंकड़ा, इस वजह से थोड़ा सा मैं आंकड़ा नहीं लिख पाया हूँ। 2 क्वेश्चन 7, 2, 4, 2, 2। प्रॉफिट एंड लॉस से भी लगातार क्वेश्चन है, 2023 में नहीं था। कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन है, एलसीएम एंड एचसीएफ से भी लगातार क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन। इसका पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में डाल दिया है। आप वहां से जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर इस पीडीएफ को आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ उपलब्ध है। वीडियो रिकॉर्डिंग करने से पहले ही मैंने वहां पे पीडीएफ अपलोड कर दिया है। एवरेज, मिक्सचर एंड एडिगेशन, हर टॉपिक का मैंने यहाँ से लिख कर और मैंने प्रश्नों की संख्या को विषयवार करने का प्रयास किया है। आप अगर देखेंगे तो एजेस तक मैंने यहाँ पे लिखने का प्रयास किया है। यूपीएससी में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं मैंने उसका अच्छे से विवरण दे दिया है। अब हमारे पास बात आता है कि मैथ्स डिफ़िकल्टी लेवल की अगर हम लोग बात कर ले 2011 से 23 तक, तो आप देखेंगे कि 2011 में पेपर नॉर्मल लेवल का था क्योंकि मैंने प्रश्न को हल किया है, इस बेसिस पे मैं आपको कह सकता हूँ। लेकिन जैसे जैसे वक्त 2020, 2021, 22, 23 आप देखेंगे कि पेपर का लेवल यूपीएससी धीरे धीरे बढ़ाता चला जा रहा है। दूसरी बात, अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन की भी देखेंगे प्रीवियस ईयर 2011 से 23 तक, तो आप देखेंगे कि 2011 में 22 क्वेश्चन, 12 में 21 क्वेश्चन। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो 2020 में अचानक 37 क्वेश्चन, 2021 में 34 क्वेश्चन, 22 में 35 क्वेश्चन और 23 में 38 क्वेश्चन। मतलब यूपीएससी पिछले 4-5 वर्षों से मैथ की प्राथमिकता को लगातार बढ़ाते जा रहा है और आप देख सकते हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल भी मैथ्स का यूपीएससी बढ़ाते जा रहा है। मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ, मैथ का लेवल इस बार 2024 और 25 में कुछ भी क्यों ना हो, मैं इतना ज़बरदस्त आपको तैयारी करवा दूंगा कि आपका मैथ का क्वेश्चन सामान्यतः 2, 4, 5, 6 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो टाइम टेकन होते हैं। मैं आपको ये भी बता दूंगा आने वाले वीडियोस में कि किस क्वेश्चन को करना ज़्यादा सही है, किन क्वेश्चनों को छोड़ना है। मैं उसकी भी रणनीति बता दूंगा आप लोगों को। मैथ का लेवल धीरे धीरे ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग मेरी तैयारी भी मैं आप लोगों को हाई लेवल की तैयारी कराऊंगा और मैं पूरा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की तैयारी करवा दूंगा। आपको कहीं पे भी किसी भी प्रकार की कभी भी कोई भी संशय नहीं छोड़ूंगा। इसी प्रकार जब सीसेट के अंतर्गत हम लोग रीजनिंग का पाठ्यक्रम एवं प्रश्नों की संख्या देखते हैं तो हम देखते हैं कि कोडिंग, डिकोडिंग या कूट भाषा से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। सीरीज एंड मिसिंग टर्म से भी यूपीएससी लगातार प्रश्न पूछ रहा है। क्लॉक है, कैलेंडर है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स है, डायरेक्शन टेस्ट है, डाइस एंड क्यूब है, ब्लड रिलेशन है, सिलोजिज्म है,
रैंकिंग है, सीटिंग अरेंजमेंट है, पजल है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, अर्थमेटिक रीजनिंग है, लॉजिकल वेन डायग्राम है, फिगर सीरीज है, मिरर एंड वाटर इमेजेज हैं। इतने से और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी हैं जहां से यूपीएससी लगातार प्रश्न पूछ रहा है। इसके साथ ही मैंने टॉपिक वाइज यहाँ पर भी मैंने क्वेश्चन की संख्या लिख दिया है। जैसे आप देखेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग से यूपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है और मिनिमम 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। सीरीज से आप देखेंगे तो इस बार 5 क्वेश्चन, 2022 में 3, 21 में 5। सीरीज की भी महत्ता यूपीएससी के द्वारा लगातार है। इसी प्रकार मैंने हर टॉपिक के बारे में हर वर्ष क्वेश्चन पूछने का जो क्रम है वो मैंने इसमें मेंशन कर दिया है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएं, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ से टेलीग्राम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वहाँ पे पीडीएफ उपलब्ध है और आने वाले जो भी कक्षा जितनी भी वीडियो मैं प्रोवाइड करूँगा उस सबका पीडीएफ वहीं पे मैं उपलब्ध करा दूँगा। आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा टॉपिक वाइज कंप्लीट कर दिया है। अब अगर मैं रीजनिंग का डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूं तो अभी भी 2023 में रीजनिंग इतना भी हार्ड नहीं है। बैंकिंग का लेवल का रीजनिंग और कैट लेवल का रीजनिंग बहुत हार्ड होता है। उसके अपेक्षा अगर मैं सीसेट की बात करूं तो उसका लेवल अभी भी मीडियम लेवल और नॉर्मल लेवल के बीच में ही लाइज कर रहा है। पहले बड़ा इजी लेवल था, धीरे धीरे यूपीएससी कठिन स्तर कर रहा है, पर अभी भी 2023 तक नॉर्मल और मीडियम के बीच में ही लाइज कर रहा है। आप अगर प्रश्नों की संख्या देखेंगे कि 2011 में कितने प्रश्न थे तो आप देख पाएंगे क्लियर कि 2011 में 33 क्वेश्चन थे। जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ेंगे 2023 के बाद 2023, 2022, 21, 20 में आप देखेंगे कि प्रश्नों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। यह गिरावट आपको स्पष्ट रूप से नजर आएगी और हम यह मान के चल रहे हैं कि यूपीएससी अगले वर्ष भी 18 से 20 क्वेश्चन के आसपास ही रीजनिंग में पूछेगी। और रीजनिंग का लेवल कोई खास नहीं रहता है। मैं आपको रीजनिंग का टॉपिक इतने ही अच्छे और इतने शॉर्ट ट्रिक से बता दूंगा कि रीजनिंग का कोई भी प्रश्न आपको हल करने में मैक्सिमम 1 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं लगेगा। आवाज़ के लिए खेद है, क्षमा कीजिएगा। दूसरी बात, जब आप कंप्रीहेंशन, एक तीसरा सेक्शन है कंप्रीहेंशन के अंतर्गत यूपीएससी 2011 से लेकर आप 14 तक देख पा रहे होंगे तो 14 तक पैसेज की संख्या कम थी, 7 थी। क्वेश्चन की संख्या 27 थी। 2012 में जैसे क्वेश्चन की संख्या 7 कैसे थी, पैसेज 1 में 5 क्वेश्चन थे, पैसेज 2 में भी 5 क्वेश्चन थे, पैसेज 3 जो था उसमें 3 क्वेश्चन थे, पैसेज 4 में 4 क्वेश्चन थे, पैसेज 5 में 4 क्वेश्चन थे, 6 में 3 क्वेश्चन थे और 7 में 3 क्वेश्चन थे। आप इसी प्रकार 2014 तक देखेंगे तो पैसेज की संख्या कम है और प्रश्नों की संख्या 30-32 के बीच में लाइज कर रही है। तो हम ये यहाँ से निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि हर पैसेज में 3 से 4 प्रश्न रहते थे। 2015 के बाद यूपीएससी ने कंप्रीहेंशन पेपर में परिवर्तन किया और 2015 के बाद आप देख सकते हैं 2018, 2023 तक आप देख सकते हैं कि पैसेज की संख्या और प्रश्नों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी है। मतलब अगर 24 पैसेज हैं तो 30, 32, 27, 28 ऐसे करके प्रश्नों की संख्या है। आप 2011 से लेकर 14 तक अगर देखेंगे तो पैसेज, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे और गद्यांश सेक्शन देखेंगे तो आप क्लियर पाएंगे कि जो पैसेज का जो शब्दों का सीमा है वो लगभग 1000 शब्दों के आसपास, 600 से 700 शब्द हैं और क्वेश्चन 4-5 पूछे जा रहे हैं। लेकिन 2015 के बाद जो गद्यांश का साइज है और शब्द हैं वो 150 से 200 के बीच आ गए हैं और क्वेश्चन आराम से पूछा जा रहा है। एक पैसेज पे एक क्वेश्चन, कुछ तो 50 या 30 शब्दों के भी पैसेज हैं जो क्वेश्चन है। और आप देख सकते हैं क्लियर कि 2019 में 24 पैसेज 29 प्रश्न। आप एक बार देखिएगा 2017 का, जहाँ पे पैसेज की संख्या 29 और प्रश्नों की संख्या भी 29 है। 2023 में आप देखेंगे तो पैसेज की संख्या 25 है, प्रश्नों की संख्या 27 है। कमोवेश कंप्रीहेंशन 2011 से लेकर 23 तक आप देखेंगे तो प्रश्नों की संख्या कमोवेश एक जैसा है। आप
इस डायग्राम के, इस चार्ट के माध्यम से आप आसानी से देख सकते हैं। अब मैं कंप्रीहेंशन डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूं तो अभी भी कंप्रीहेंशन मीडियम और नॉर्मल के बीच ही आ रहा है। एक आध वर्ष पेपर हार्ड आया था। जिस वर्ष पेपर हार्ड आता है उस वर्ष मैथ या रीजनिंग का कोई भी सेक्शन कंप्रीहेंशन से ईजी रहता है। जब मैथ या रीजनिंग में से कोई एक का लेवल स्तर हाई रहता है तब कंप्रीहेंशन का लेवल हाई रहता है। आप देख सकते हैं कि 2022 में जब मैथ का वेटेज और 23 में भी जब मैथ और रीजनिंग का स्तर लेवल काफ़ी हाई था तो कंप्रीहेंशन का लेवल आयोग ने कम रखा। एग्ज़ाम हॉल में यही डिसाइड करना होता है, चूँकि 2 घंटे में पेपर होता है और बैठकर यहाँ पे कहना बहुत आसान है, पर जब एक पेपर देकर और नींद की थकावट की वजह से जब दूसरे पेपर देने जाते हैं लोग तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो इस वजह से यहाँ रूम पर बैठकर कहना बहुत आसान है, चूँकि लेकिन आप जब विश्लेषण करते हैं हम तो पा रहे हैं कि 2022, 23 और 21 का पेपर कंप्रीहेंशन का सेगमेंट आसान है और इतना भी कुछ खास लेवल नहीं रहता है। कंप्रीहेंशन में 27 क्वेश्चन में आप आराम से 20 से 22 क्वेश्चन सही करके आएंगे जब मैं आपको कंप्रीहेंशन का संपूर्ण पाठ्यक्रम और कंप्रीहेंशन को सॉल्व करने का एक अचूक रणनीति बता दूंगा। मैंने आपको क्वेश्चन का डिस्कशन भी कर लिया कि कमोबेश 25 से 27 क्वेश्चन के बीच लाइज करता है अगर औसत निकाल लिया जाए। अब यहाँ तक आपने देखा कि मैंने अभी तक सीसेट से संबंधित पाठ्यक्रम और विषयवार सीसेट का एक रूपरेखा आपके समझ प्रस्तुत किया हूँ। अब सीसेट को लेकर हमारी रणनीति क्या होगी और मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं सर्वोदय आईएएस, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, की रणनीति सीसेट पेपर से संबंधित क्या है। तो मैं अब आपको अपनी रणनीति साझा करता हूँ। सबसे पहले मैथ्स और रीजनिंग के अंतर्गत मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊँगा उस टॉपिक से, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए कि मैथ्स में आप देख रहे होंगे कि नंबर सिस्टम की काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जब मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊँगा तो सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लियरिटी करूँगा। जैसे नंबर सिस्टम जब मैं पढ़ाऊँगा तो करीबन 20 से 20 टाइप के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो हर टाइप के क्वेश्चन के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं साथ में बता दूंगा कि इस टॉपिक, जब मैं इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूं और इस टाइप का क्वेश्चन बता रहा तो इस टाइप से यूपीएससी ने इस वर्ष ये क्वेश्चन पूछा है। तो मैं आपको कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ ही साथ सॉल्यूशन कराते जाऊंगा। दूसरा काम, मैं हर यूनिट में, हर चैप्टर में, सिर्फ नंबर सिस्टम में, मैथ में जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, रीजनिंग में जितने भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, सब में यही काम करूंगा। दूसरा काम मैं करने वाला हूं 2011 से लेकर 23 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। जैसे आप देखेंगे कि 2023 में आप देखेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। 2022 में 3 प्रश्न पूछे गए हैं, 21 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 16 में 3। मैं हर क्वेश्चन का पीडीएफ एक जगह सारे क्वेश्चन को कलेक्ट कर लूँगा। उसके साथ मैं एक वीडियो, अगर वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा तो 2 से 3 वीडियो में सारा प्रीवियस ईयर 2021 से लेकर 23 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। दूसरा काम मैं करूंगा कि जैसे जिस चैप्टर और हर चैप्टर के साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन देने के बाद कुछ दिनों के बाद मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन भी अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। मिनिमम मैं 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर आप लोगों को दूंगा और जिस टॉपिक का प्राथमिकता यूपीएससी के द्वारा ज़्यादा किया गया है उसमें मैं 200 क्वेश्चन तक आपको देने का प्रयास करूंगा। इसी चीज़ को मैंने एग्जाम्पल के तौर पे समझाया हूँ कि अगर मैथ का टॉपिक नंबर सिस्टम में पढ़ा रहा हूँ तो बेसिक कंसेप्ट के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हम साथ ही साथ करते जाएंगे। 2011 से 23 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिनिमम मैं 200 क्वेश्चन यूपीएससी में दूंगा और हर लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। अगर नंबर सिस्टम से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन सामान्यतः इजी टू मॉडरेट लेवल होते हैं, लेकिन 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो समय टेकिंग होते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि उन प्रश्नों को कैसे हल करना चाहिए। उन प्रश्नों को छोड़ देना अच्छा विकल्प है कि हल कर लेना, अगर समय है तो हल करना अच्छा रहेगा या नहीं। इसी प्रकार जब मैं कंप्रीहेंशन का सेगमेंट आपको पढ़ाऊंगा, हाँ, मैथ और रीजनिंग में एक बात मैं कहना भूल गया हूँ कि मैथ और रीजनिंग के अंतर्गत 50 से 60 क्लास मैं आपका लूँगा, जो कि 1 से 1.5 घंटे का ड्यूरेशन होगा। कंप्रीहेंशन गद्यांश में मैं आपको कंसेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर करने का प्रयास करूंगा
और बेस्ट वे बताऊंगा कि कंप्रीहेंशन को सॉल्व करने का कैसी रणनीति होनी चाहिए। मैं आपको जो ये रणनीति बताऊंगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ना तो आज तक यूट्यूब चैनल पे, ना ही किसी कोचिंग संस्थान में अभी तक इस प्रकार की रणनीति के साथ किसी भी कोचिंग संस्थान, किसी भी यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोडेड नहीं है। किसी भी कोचिंग संस्थान इतना डिटेल के साथ ये चीज़ नहीं कंप्लीट करवाता है। मैं पहला यूट्यूब चैनल बनने जा रहा हूँ जो सीसेट को इतना डीप और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। कंप्रीहेंशन का 2011 से 23 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन जब करूँगा, 2011 से 23 तक अगर आप क्वेश्चन देखें और 27 क्वेश्चन भी ऑन एन एवरेज मान लें, तो आप 12 से 13 वर्ष अगर गुना करेंगे तो लगभग 27,270 और 27 से 81 351 क्वेश्चन के आसपास प्रीवियस ईयर आप प्रैक्टिस करेंगे। उसके साथ ही मैं आपको 200 से 250 क्वेश्चन और अलग से प्रैक्टिस करने का एक PDF दूंगा, और फिर उसका वीडियो सॉल्यूशन मैं कम से कम आपको 600 कंप्रीहेंशन सॉल्यूशन के साथ दूंगा। कंप्रीहेंशन में आप 600 सॉल्यूशन मेरा देख लीजिएगा, मेरी रणनीति और अभ्यास कर लीजिएगा, अपना मूल्यांकन अच्छे से कर लीजिएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अब 27 क्वेश्चन में 22 से 23 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कंप्रीहेंशन से सही कर एग्जाम हॉल में आएंगे, और मेंस लिखने के लिए आप प्रबल दावेदार हो जाएंगे। जिस भी कारण से आप असफल हो रहे हैं, इस सफलता को दूर करने का मैंने बेहद महत्वपूर्ण प्रयास किया है। चूंकि मैं भी 2 बार से सीसेट में सफल हो रहा हूँ, इसलिए मैंने इस बार अचूक रणनीति बनाया, और इस बार मैं अभी आज 11 जुलाई है और 11 जुलाई से ही मैंने रणनीति बनाना स्टार्ट कर चुका हूँ, और लगातार वीडियो हर दिन सोमवार से शुक्रवार तक मेरे इस चैनल में एक वीडियो आता जाएगा। और मैं सबसे पहले नंबर सिस्टम से स्टार्ट करूंगा, मैथ टॉपिक से स्टार्ट करूंगा, और जैसा मैंने क्रम अभी पीछे दिखाया है उसी क्रम के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाता चला जाऊंगा। सोमवार से शुक्रवार तक आएगा। दूसरी बात, मैं डाउट क्लियर करने के लिए सैटरडे और संडे को अवेलेबल रहूंगा। मैं कैसे अवेलेबल रहूंगा मैं यह PTO के आखिरी में बता दूंगा। कंप्लीट सिलेबस में 4 से 5 महीने में पूरा कंप्लीट कर दूंगा। अगस्त टू दिसंबर मंथ तक मैं आपका कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 80 क्लासेस या वीडियो मैं अपलोड करूंगा, और 15 फुल मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। UPSC CSC 2024 को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन दूंगा, और यह जो आपको है लगातार नहीं, जनवरी से अप्रैल के बीच में यह 15 फुल मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप अपना स्व मूल्यांकन कर सकें। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर पेपर जो है 2011 से 23 तक मैं प्रयास करूंगा कि सैटरडे या संडे, जब मैं आपसे ब्रेक ले रहा हूं 5 दिन की क्लास के बाद, तो मैं 2011 का एक साथ पेपर सॉल्यूशन करने का तरीका बताऊंगा कि कैसे कंप्रीहेंशन को सॉल्व करना, सबसे किस वे से सीसेट के पेपर को सॉल्व किया जाए, ताकि सीसेट का पेपर आसानी से क्वालिफाई किया जा सके। अब जब मैं इतना रणनीति आप फॉलो कर लेंगे, तो जो भी UPSC एस्पिरेंट है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मिनिमम 80 से 90 मार्क्स और मैक्सिमम 120 से 40 मार्क्स लाकर क्वालिफाई करके वो मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। इसी के साथ आप सबों को इस चैनल में इतने लंबे समय तक बने रहने के लिए ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी, और मैं जब इन पूरे क्लास को कंप्लीट कर दूंगा, आने वाले लेक्चर में मैं आपको पेपर सॉल्व करने का तरीका और कुछ और सीसेट को लेकर रणनीति क्या होनी चाहिए या और स्पष्ट कर दूंगा धीरे धीरे आने वाले क्लासेस में। आप सबों से नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। दूसरी बात, मैं इस वीडियो के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि अपना जो लक्ष्य है, IAS बनने का लक्ष्य है, तो थोड़ी मेहनत मेरे साथ आपको भी करनी पड़ेगी। हर क्लास का PDF, मैं जैसे नंबर सिस्टम का 15 क्लास के आसपास होगा, हर क्लास का PDF मैं वीडियो अपलोड करने के साथ ही टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आप मेरे अबाउट सेक्शन पे जाएं, वहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम पर मुझे सर्वोदय IAS के नाम से चैनल है, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ताकि कभी भी आपको अगर किसी प्रश्न का पूछने का संभावना हो, डाउट हो, तो आप मुझसे प्रश्न आराम से पूछ सकते हैं। मैं भविष्य में आपको एक नंबर प्रोवाइड कर दूंगा,
जिस नंबर पे कॉल तो नहीं लगेगा, पर टेलीग्राम पर आप मुझे आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी बात के साथ मैं आज की इस सीसेट से संबंधित कक्षा का समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।